अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार इकराम होती साहब। होती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनके साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तजियाकार सुहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपका भी शुक्रिया। दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी खबरें लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सबसे अहम मामला आपके सामने रख रहे हैं। अपने प्रोग्राम में बारहा चेयरमैन मुतबादिल तवानाई बोर्ड अमजद अली आवान साहब का हम तज़किरा करते रहे। इससे पहले उनकी जो तकर्री थी उसको भी खिलाफ कानून करार दिया जा चुका था। भट्टी साहब, FBR ने भी इनके खिलाफ कार्रवाई की है, उससे मुतालिक भी बताइएगा। लेकिन आखिरी प्रोग्राम में, आखिरी बार जब हमने इससे मुतालिक बात की थी तो आपने वज़ारत तवानाई से और वज़ीर तवानाई उमर अयूब साहब से कहा था कि उनको इस मामले पर नोटिस लेना चाहिए। अब वज़ारत तवानाई जो है वो भी उनकी तकर्री को खिलाफ कानून करार दे रही है, लेकिन वज़ारत कानून के पास, वज़ारत तवानाई के पास कितना इख्तियार है कि वो उनको उनके ओहदे से हटा सके? फैसल, देखिए, वज़ारत तवानाई के इख्तियार तो इस्तेमाल करना अपनी जगह के ऊपर, लेकिन वो ऑफिसर जो मुतबादिल तवानाई तरक्याती बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर उन्होंने काम किया हो, 20 मई 2018 के बाद वो तहाल इस ओहदे पर विराजमान है। खिलाफ कानून लाखों रुपए की मुराद भी हासिल कर रहे हैं, वो तनख्वाह भी हासिल कर रहे हैं जिसका ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने रिकवरी की सिफारिश की है। उसके बाद अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल का सिलसिला जारी है। इस मौके के ऊपर वज़ारत तवानाई के पावर डिवीज़न ने भी कुछ हमें मज़ीद दस्तावेज मौसूल हुई। वज़ारत तवानाई के पावर डिवीज़न ने अमजद अली वान साहब की बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुतबादिल तवानाई तरक्याती बोर्ड 20 मई के बाद उनका इस ओहदे पर फाइज रहने को खिलाफ कानून डिक्लेयर कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सेक्रेटरी को भी इस मामले का जायजा लेने की इस्तदा की गई कि आप देखिए कि फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट ने उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंशन की कोई इजाजत नहीं दी, वहां समरी मूव नहीं हुई। लेकिन फवाद नफाज साहब के साथ उनका एक ताल्लुक है, कुछ ब्यूरोक्रेट के साथ भी उनका तहाल ताल्लुक मौजूद है। उसकी बुनियाद के ऊपर वो तहाल खिलाफ कानून अपने इस ओहदे पर फाइज हैं। उनका इस ओहदे के ऊपर फाइज रहना, इख्तियारात का इस्तेमाल करना खिलाफ कानून है। यही नहीं, बल्कि पावर डिवीजन ने अमजद अली अवान साहब को हटाने की बाज़ाब्ता सिफारिश की और उसकी जगह के ऊपर उन्होंने पावर डिवीजन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर आमिर अहमद को ये इजाफी चार्ज देने की सिफारिश की। और उसके साथ ये भी वाज़ेह तौर के ऊपर सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को बताया गया कि फवाद नफाज साहब ने खिलाफ कानून इकदाम किया और अब इस तरीके के साथ जब वो एक्सटेंशन हासिल किए बगैर खिलाफ कानून अपने ओहदे पर विराजमान है। नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जब तैनाती का अमल शुरू करने के लिए हमने एडवर्टीजमेंट करनी है, दरखास्तें तलब करनी है। जब तक वो इस ओहदे पर विराजमान है वो ये प्रोसेस नहीं हो सकता। एक तो पावर डिवीजन ने बहुत क्लियर कट लाइन ली है। अब सबसे बड़ी जो जिस बात की मुंतज़िर है कि वफाकी वजीर पावर डिवीजन उमर अयूब साहब, उनकी कॉन्सर्ट मिलने के बाद, उनकी मंजूरी मिलने के बाद ये समरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को और उसके साथ साथ वफाकी काबीना को अरसाल कर दी जाएगी। उसके साथ पावर डिवीजन के एक अफसर का कहना है कि जिस तरीके के साथ अपने ओहदे पर विराजमान है, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नैब के सेक्शन 9 के तहत ये उनका कंडक्ट आता है और किसी भी वक्त ये मामला नैब इस मामले की तहकीकात कर सकता है, क्योंकि उनके ऊपर और भी बहुत से इल्जामात हैं, जिसके अंदर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से भी उनके जो स्पेशल उनका ऑडिट किया गया उसके अंदर भी बहुत सी बेज़ाब्तियां पॉइंट आउट की गई। उसके अंदर FBR के ने भी एक मामले का नोटिस लिया और पता चला कि मुतबादिल तवानाई तरक्याती बोर्ड में उनके ही जेरे इस्तेमाल हैं नॉन कस्टम मेड लग्जरी गाड़ियां, जिसके अंदर एक V8, एक लैंड क्रूजर भी थी, 2 कारें थी। ये गाड़ियां जर्मन एक इदारा GIZ है, SRO 2013 के मुताबिक ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां थी। अगर ये इदारे, उन्होंने GIZ ने ये गाड़ियां सरेंडर करनी है, FBR को सरेंडर होनी है। FBR ने, कस्टम्स ने इसका फैसला करना है कि इन गाड़ियों को कैसे इस्तेमाल हो सकता है। मुतबादिल तवानाई तरक्याती बोर्ड ने ये गाड़ियां हासिल की, लग्जरी गाड़ियां थी, खिलाफ कानून इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया। अल्टीमेटली FBR को खत लिखना पड़ा कि आप ये गाड़ियां सरेंडर करें, इसलिए कि SRO 2013 की वायलेशन हो रही है। ये उनसे गाड़ियां उनसे वापस तलब की गई। इसके साथ साथ पहले हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि वो खिलाफ ज़ाब्ता आज तक वफाकी काबीना ने उनकी तनख्वाह मंजूर नहीं की। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने कहा है कि उन्होंने लाखों रुपए तनख्वाह वसूल की, 2 करोड़ 20 लाख रुपए उन्होंने वसूल किए। वफाकी काबीना से मंजूरी हासिल करके इनसे इजाफी तनख्वाह वापस ली जाए। इसके साथ एक और मामला है फैसल, जो कि पावर डिवीजन के साथ ही जुड़ा हुआ है। वो मामला जो कि जिसको फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात ने टाइम बम डिक्लेयर किया, जिसका नाम है गदशी कर्जा। ये वो मामला है जो कि 1100 अरब रुपए को टच कर रहा है। अब इस मामले से जान छुड़ाने के लिए
और मजीद गर्शी कर्जा बढ़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वाज़े तौर के ऊपर डायरेक्शंस दिए, ऑर्डर किए मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को कि मुल्क भर के अंदर फौरी तौर के ऊपर बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैक डाउन किया जाए, कार्रवाई की जाए। वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो सिंध हो, बलूचिस्तान या पंजाब, वहां पर बिजली चोरों के खिलाफ कमर्शियल हो, सनती हो या इंडस्ट्रियल या उसके साथ साथ डोमेस्टिक सार्फिन बिला इम्तियाज क्रैकडाउन की हिदायत की गई है। इसके साथ साथ रेंजर्स, पुलिस और जिली इंतजामिया को की मदद हासिल करने का कहा गया है। और जो शख्स बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के रास्ते में रुकावट डालेगा उसके खिलाफ FIR का इंदराज किया जाएगा। ये एक अच्छा इकदाम है। कहा यह जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कुछ इलाकों से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन बिला इम्तियाज कार्रवाई का कहा गया। सबसे ज्यादा बिजली चोरी का हमें खसारे का सामना है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। 40 अरब रुपए महाना हमें कृषि कर्जे के अंदर जो ऐड होते हैं वो बिजली चोरों की वजह से हैं। बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। डोमेस्टिक के साथ साथ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन बड़े पैमाने के अंदर इस मामले में मुलव्विस है। शॉर्टली बताइएगा कि बाज एरियाज ऐसे हैं जो वापडा के लिए नो गो एरियाज हैं, वहां उनका मीटर रीडर भी नहीं जा सकता, बाकी स्टाफ भी नहीं जा सकता, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? उनके लिए स्ट्रेटेजी है कि प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन के ऊपर गुज़श्ता रोज मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के पावर डिवीजन ने तमाम सूबों को खतूत अरसाल कर दिए हैं, सूबाई हुकूमतों की मदद हासिल की है और उनको बताया गया है कि ये वो नो गो एरियाज हैं जहां पर जाके हमने ऑपरेशन करना है, जो बहुत ही हाईली रिस्की एरिया हैं, जहां पर खतरात बहुत ज्यादा खतरा इन्वॉल्व है। वहां पर रेंजर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी किसी जगह पर जरूरत हुई तो जिस तरह कुछ फाटा के एरियाज हैं और उसके साथ साथ पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर वापडा की या बिजली की तकसीम कार कंपनियों का अमला जा नहीं सकता, वहां पर रेंजर्स की खिदमत, पुलिस की खिदमत हासिल की जाएंगी। डिटर्मिंड है कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। अगर हमने गर्जी कर्जे से बचना है और इस टाइम बॉम्ब से उसके फटने से बचना है तो उसके लिए लाजिम है कि हमें बिला इम्तियाज बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। जब तक ये 40 रुपए महाना लॉस हम खत्म नहीं करेंगे उस वक्त तक गर्जी कर्जे के हम चुंगल से नहीं निकल सकते और उस वक्त तक ही पावर सेक्टर अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। ये इंतहाई अहम मामला गर्दिशी कर्जा, टाइम बम, इसको बदरे इतलात करार दे रहे हैं और इससे पहले मीडिया पे इसको लेके काफी बात भी हो चुकी है। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवाज संगरा साहब, उनसे हम बात करेंगे। इंतहाई अहम मामला है, लैंड जो अथॉरिटी है उसके पास रिकॉर्ड और उसको मुरतब करना, और अब इसमें पंजाब लैंड अथॉरिटी की जानिब से एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है जिसमें मुख्तलिफ मकामात पर वो अपना रिकॉर्ड सेंटर बनाएंगे और बिलखुसूस उन इलाकों में जो दूर दराज हैं। ये पूरे पंजाब में प्लान नज़र आ रहा है। नवाज संगरा, ये बताइएगा, लेकिन एक और रिवायत भी है, इस तरह रिकॉर्ड जो है वो हर जगह अगर रिकॉर्ड सेंटर बन जाएंगे तो हमारे यहाँ एक रिकॉर्ड जलने की भी रिवायत है। और दूसरा ये बताइएगा, रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए, ऑटोमाइज करने के लिए क्या पॉलिसी है? देखें जी बासी साहब, ये पंजाब हुकूमत जो है, जो शहबाज शरीफ साहब ने ये एक मंसूबा शुरू किया था, ये उन 56 कंपनियों में से एक कंपनी है जिसमें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है ये सामने लाई गई। इसका मकसद ज़मीनों को कंप्यूटराइज करना, ज़मीनों का जो रिकॉर्ड है उसको मरतब करना था। तो इब्तदाई तौर पर जो पंजाब में है मजमूई तौर पर 152 जो है वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर कायम किए गए और उससे आगे अब बात बढ़ाई जा रही है और 152 से आगे अब ये कानून गोई की सतह पर जो है 102 अराजी रिकॉर्ड सेंटर मज़ीद कायम किए जा रहे हैं, ताकि जो लोग जो बड़ी तहसीलें हैं, पहले तहसील लेवल पे थे, अब ये कानून गोई लेवल पे आ रहे हैं, तो ताकि जो लोग बड़ी तहसीलों में दूर दराज से आते थे, उनको जो प्रॉब्लम्स होती थी उसका अजाला हो सके, लोगों का वक्त बचाया जा सके और लोगों को बर वक्त सहूलियात मैसर की जाएँ। अगर बात की जाए जो पॉलिसी साजी है, जो फ़ैसला साजी, उसमें तो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है वो कुछ बेहतर काम करती दिखाई दे रही है, लेकिन बात इसमें है इम्प्लीमेंटेशन की, ऑपरेशन लेवल पे बहुत सारी इसमें कोताहियाँ ज़रूर हो रही हैं, जिस पर अभी तक जो अथॉरिटी हुकाम हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बंद कमरों में बैठ के फ़ैसले करने के आदी हैं, वो उस पर अभी उन पर जो है वो काबू पाने में मुसलसल जो है वो नाकाम नज़र आ रही हैं। इन्होंने जो अच्छे स्टेप्स लिए हैं उसमें यह भी फ़ैसला किया गया है कि नादरा E-कियोस्क जो 3700 बनाई जा रही हैं, ताकि जो जिन लोगों, जो ज़मींदार हैं जिनको अपने ज़ाती रिकॉर्ड की फ़र्द मलकियत चाहिए होती है, वो जैसे हम ईजी पैसा शॉप पे जाते हैं, मोबाइल लोड करवाने के लिए जाते हैं, एक बंदा सिंपल अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाएगा, उसको वहाँ पे ज़ाती फ़र्द जो है वो मिल जाएगी।
उसके अलावा ये जो अच्छी चीज़ करने जा रहे हैं वो ज़मीनों तक जो है वो बैंकों को एक मखसूस रिसाई देने जा रहे हैं। उसमें ये करने जा रहे हैं कि एक बंदा जिसको बैंक से कर्ज़ा लेना है, और ये आलमोस्ट जो 10 बड़े बैंक हैं उनके साथ ये इनकी बातचीत चल रही है। हमने देखा कि पंजाब भर के अंदर 4 साल गुजरने के बावजूद पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी इसको मुनज़्ज़म तरीके के साथ अभी तक कंप्यूटराइज इस रिकॉर्ड को नहीं कर सकी। उसके साथ आप बता रहे हैं कि जो इसका ऑब्जेक्टिव था उसके ही अगेंस्ट ये काम कर रहे हैं कि करप्शन वहां पर दोबारा पनप रही है। इस करप्शन को रोकने के लिए क्या इनकी स्ट्रेटजी है, और पंजाब भर की लैंड का जो रिकॉर्ड है उसको कब तक कंप्यूटराइज कर लिया जाएगा? जो इनका रिकॉर्ड देहाती रिकॉर्ड है वो तो आलमोस्ट इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, वो कंप्यूटराइज हो चुका है। लेकिन जो अर्बन एरियाज़ हैं वो वहाँ पे ये अभी तक बिल्कुल कोई पॉलिसी नहीं बना सके कि इसको हमने कैसे कंप्यूटराइज करना है, क्योंकि एक एक जो 2-2 मरले के जो प्लाट्स हैं उस पर, या 5 मरले के उस पर फ्लैट्स बने हुए हैं, और उसके जो ओनर्स हैं वो 4-4, 5-5 लोग हैं। तो इस हवाले से ये कर नहीं सके उसको कंप्यूटराइज जो अर्बन है। तो ये अभी अर्बन की तरफ जाने की बजाय ये रूरल की तरफ फिर चले गए हैं। इन्होंने रूरल में लोगों को सहूलियात देने के लिए ये कानून गोई की सतह पर ये रिकॉर्ड सेंटर बनाने का फ़ैसला किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वही वो फाइल वर्क की तरफ जा रहे हैं। जैसे पहले एक सिस्टम रहा है कि फ़ाइल वर्क में लोगों को जाया जाता है और बेसिक जो सहूलियात हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाए। अगर प्रैक्टिकली जाके देखा जाए जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर हैं तो उस पर लोगों को वैसे ही जलील किया जा रहा है जिस तरह पटवारी जलील करते थे, लोगों को बिला वजह टाइम देते थे, काम नहीं करते थे। एक और चीज़ जो पटवारी कहते थे, बख्शीश, मतलब जो भी कोई प्रोसेस करते हैं उस पर ये बख्शीश लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन उस पर अभी तक ये जो अथॉरिटी हुकाम है ये बिल्कुल उस पर वो हाथ डालने के लिए काम ही नहीं कर रहे, और इस वाले से अभी कोई पॉलिसी वाज़ह नहीं हुई कि करप्शन को कैसे टैकल करना है। इनका एक विजिलेंस सेल है, वो विजिलेंस सेल भी एक मखसूस लेवल पर काम कर रहा है, लेकिन उसने भी अभी कोई बड़े बड़े केस जो हैं वो पकड़े नहीं हैं। अभी वो नीचे जाके एससीओ लेवल पे जाके इनको बाकायदा। नवाज, आप लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन हाथ डालना, पटवारियों को टैकल करना कोई इतना आसान काम भी नहीं है। एक और इंतहाई अहम मामला शोबा तालीम का जिक्र करेंगे। कासिम नवाज अब्बासी, रोज़नामा 92 न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। कासिम, इससे पहले भी एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम को लेके आपने स्टोरी की थी, लेकिन ये जो बसेस दी गई थी 200 बसेस का बताया गया था, इनमें से कुछ फराहम कर दी गई हैं। इसके साथ कुछ और भी मामलात थे, ड्राइवर्स भी फराहम करने थे वजारत ने, फिर उसके अलावा फ्यूल का बजट भी देना था। ये दीगर इंतजामात क्यों नहीं किए गए? क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज, इन दोनों ने जब ये पहली खेप दी गई थी बसों की तो उस वक्त वो वहाँ मौजूद थे और बाकायदा इस्लामाबाद में वो बसेस पे बैठ के घूमते भी रहे। लेकिन ये बाकी इंतजामात मुकम्मल क्यों नहीं किए गए? जी बिल्कुल फैसल साहब, यहाँ पर बड़ी अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई है कि परसों तकरीब हुई है जिसमें फ़ाकी निज़ाम तालीमात ने फ़ाकी जो सरकारी तालीमी इदारे हैं इनको 60 मज़ीद बसें दी हैं जो पीएम एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम था इसी के तहत। जबकि 60 बसें तो दे दी गई हैं, लेकिन ना तो ड्राइवर्स के लिए कोई बजट रखा गया है, ना ही बसों के फ्यूल के लिए भी तक का कोई बजट नहीं है। जबकि हमारी जब बात हुई फ़ाकी वज़ारत तालीम से, क्योंकि वज़ारत कैट जो कि ख़त्म कर दी गई थी और उसके तमाम जो तालीमी इदारे तालीम से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट थे वो सारे चले गए थे फ़ाकी वज़ारत तालीम के पास। लेकिन फ़ाकी वज़ारत तालीम हुकाम का ये कहना है कि हमें इन बसों की फराहमी के हवाले से ना तो कोई किसी किस्म की कोई हिदायत दी गई है, ना ही कोई इजाज़त मांगी गई है। तो हम हमारी समझ से बाहर है कि एक मातहत जो वज़ारत है उसकी इजाज़त के बगैर 60 बसें किस तरह दी गई, और ये डीजी जो फ़ाकी निज़ाम तालीमात हैं असलात कुरैशी, ये किस तरह इतना बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं हमारी इजाज़त के बगैर। तो उन्होंने तो इसको सारे अमल को ही ड्रामा करार दिया है। जबकि दूसरी तरफ में आपको ये बड़ी अहम चीज़ है कि जो 60 बसें हैं इसकी ये टोटल जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का जो ये प्रोग्राम था वज़ीर-ए-आज़म तालीमी इस्लाहाती प्रोग्राम, इसके तहत 200 बसें दी जानी थी। पहले मरहले में 70 बसें दी गई, फिर जो दूसरा मरला था जो कि परसों जिसके तहत मज़ीद 60 बसें दी गई। अभी तक जो पहली 70 बसें थी वो भी नहीं चल सकी क्योंकि बजट ही नहीं है फ़ाकी निज़ाम तालीमात के पास, और इनकी जो बसों की सारी पेमेंट थी वो एडवांस दी गई। जबकि डॉक्टर तारिक जो फजल चौधरी साहब का वज़ीर मुमलिकत थे कैट के,
उन्होंने उनके हवाले से हमें ज़राए से मालूमात मिली हैं कि ये जो बसों की एक बस की जो लागत है ये 64 लाख है, जबकि 2 बसों के हिसाब से ये बनते 80 करोड़ के करीब। जबकि ये जो जब वफाकी तालीमी इदारों के सरबराह ने जब ये बसें देखी तो उन्होंने भी इस बात को नोटिस किया कि ये इंतहाई नाकिस मटीरियल से तैयार की गई बसें हैं। और ये भी बताया गया है कि इसका भी बात का भी ये सामने आ रही है कि ये जो वारान बस सर्विस हुआ करती थी, ये वो बसें खरीदी गई हैं और उनको अब स्कूलों को दे दिया गया। और इसके अंदर का जो मटेरियल है इन बसों का, जो एल्युमिनियम लगा हुआ है और जो भी अंदर का वो स्टील मैटर, वो इंतहाई नाकिस है। और एक मोटरसाइकिल भी अगर हिट करता है इसको तो अंदर से बिल्कुल ये बस खुल जाएगी। अच्छा कासिम, तारिक फजल चौधरी साहब का अपना ताल्लुक इस्लामाबाद से है, उनके अपने हल्के के लोग उनसे सवाल करते थे कि ना तो तलीमी इदारों की सूरत हाल बेहतर बना सके, ना इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स की। फंड्स मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल प्रोग्राम था एजुकेशन सेक्टर में फेडरल लेवल के ऊपर इस्लाहात का, मरियम नवाज साहब उसकी मॉनिटरिंग करी, तो उसके बावजूद तारिक फजल चौधरी साहब इस्लामाबाद के एजुकेशन सिस्टम का और तलीमी इदारों को अपग्रेड क्यों नहीं कर सके? फंड्स जारी भी हुए, बहुत से स्कूल भी अपग्रेड होने तो वो भी ना हो सके, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बड़े दावे किए गए, बसें खरीदी गई तो वो नकारा। क्यों इस किस्म की अदम तवज्जो का और गफलत का मुजाहरा किया गया? जी बिल्कुल, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पहले तो जब इनको वज़ीर मुमलिकत बनने से पहले तो इनके जो इनकी एक्टिविटीज़ थी कि मैं इस्लामाबाद को तमाम तालीमी मसाइल हैं या सेहत के मसाइल हैं उनको बिल्कुल हल कर दूंगा, लेकिन जब से उनको वजारत दी गई उसके बाद तो तारिक फजल चौधरी ने जो अपनी वजारत के दरवाजे ही बंद कर दिए थे अपनी आवाम के लिए। उनकी तमाम जो तवज्जो थी वो जो यहाँ के सियासी मामलात हैं, जो पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी तरफ चली गई। और तमाम जो पार्टी के जो इनके अपने वर्कर्स थे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की पॉलिसीज़ और उनके काम ना करने की वजह से आज वो दूसरी जमातों में हैं। जबकि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की उसके जब ये पनामा केस आया, इसके बाद जो इनकी तमाम तर तवज्जो थी वो एहतसाब अदालत भी थी। एहतसाब अदालत में हर पेशी की नवाज शरीफ साहब की हर पेशी के मौके पर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हाजिर दी, लेकिन अवाम का कोई काम नहीं। तलीमात ने कोई नया प्लान बनाया है, उनके पास कोई प्लान मौजूद है कि किस तरीके के साथ इन स्कूलों की और कॉलेज की बेहतर सूरत हाल बेहतर बनानी है? अगर बसेस खरीद ली गई हैं तो उनको किस तरीके के साथ अब चलाना है ताकि इससे तलबा इससे मुस्तफीद हो सके? कोई प्लान है अब इनके पास या नहीं? अभी जो वफाकी निज़ाम तालीमात है वो कि जैसे कि अब वफाकी वज़ारत तालीम के पास चली गई है, अभी तक जो विंग्स हैं वफाकी निज़ाम तालीमात के मुख्तलिफ जो विंग्स होते हैं वो अभी तक वज़ारत में नहीं जा सके। तो हमारी जब बात हुई वज़ारत तालीम के हुकाम से, आला हुकाम से, तो उनका ये कहना था कि अभी 4 से 5 दिन मज़ीद इस प्रोसेस को लगेंगे, फिर उसके बाद हम चीज़ों को टेक ओवर करेंगे और फिर कोई पॉलिसीज़ बनाएंगे कि ट्रांसपोर्ट के सिस्टम का क्या करना है, तालीम के सिस्टम का क्या करना है, नए तालीमी इदारे बनाने हैं नहीं बनाने, और किस जगह पे जो है वो तालीमी इदारों की सख्त ज़रूरत है। देही इलाके हैं जो हमारे जहाँ पे तालीमी ये इदारे सरकारी नहीं हैं, तो उनके हवाले से एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाएगी जिसको फिर अनाउंस करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा कासिम, 200 बसेज हैं, 200 ड्राइवर्स थे, और अगर हम एवरेज एक ड्राइवर की तनख्वाह 20,000 रुपये लगाएं, आपने कहा कि 80 करोड़ की बसें खरीदी गई हैं, ये 4 करोड़ 80,000 रुपये बनते हैं, 80 लाख रुपए बनते हैं जो एक साल में ड्राइवर्स की तनख्वाह की मद में जाने थे। एक जानिब आप 80 करोड़ लगा रहे हैं, दूसरी जानिब आप 4-5 करोड़ रुपए नहीं लगा रहे, ये वजह क्या थी? ये क्या एक स्टंट था, एक शोहरत थी, या फिर वज़ीर आज़म का ये प्रोग्राम था तो वज़ीर आज़म को मुतमईन करना था उस वक्त के? जी बिल्कुल नहीं, एक तो ये वज़ीर आज़म जो तालीमी इस्लाहती प्रोग्राम था, एक बड़ा अच्छा प्लान था जो इस्लामाबाद का जो तालीमी सिस्टम है, लेकिन इस में भी इस प्रोग्राम में भी ये 4 अरब रुपए की लागत से पूरा प्रोग्राम था। लेकिन इसमें भी जब लोगों ने अपने ज़ाती मुफादात हासिल करना शुरू कर दिए, जिस तरह हम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का नाम लेते हैं, उनकी जानिब से इंतहाई इस सारे सिस्टम को, क्योंकि ये निगरानी डॉक्टर तारिक ही कर रहे थे, तो सारे जो इनके प्रोग्राम था उसमें मिसमैनेजमेंट हुआ, काम लेट हुए, जो पहले मरले के काम थे वो कुछ अभी भी स्टार्ट नहीं हो सके, नए तालीमी इदारे नहीं बन सके। ट्रांसपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, 200 बसें देनी थी, अभी तक पहले मरले में 70 दी गई, 60 दी गई, लेकिन वो तो दे दी गई थोड़ी बसें, लेकिन फिर भी अभी तक उनके फ्यूल का बजट ही नहीं है। जबकि अगर वफाकी निज़ाम तालीमात ने बसें देनी थी 60, तो वफाकी तालीम वज़ारत तालीम है उससे पहले इजाज़त लेते, उनसे 4 करोड़ पे 4.5 करोड़ पे फ्यूल का, ये ड्राइवर्स का फ़ंड लेते, फिर इनको बसेस को देते। अब तो बसें खड़ी हैं ना, उनका कोई काम है, वो उधर से ही ख़राब हो जाएंगी। ठीक कासिम, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे दीगर मामलात पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला बढ़ती हुई इंपोर्ट्स हैं और जो पिछले कई सालों से मुसलसल बढ़ रही हैं। हैरानकुन तौर पे होती सब आपकी खबर है, 16 अरब डॉलर कम मालियत की मशीनरी और खाम माल अब की बार बरामद किया गया, लेकिन इसके बावजूद आपका इंपोर्ट बिल बढ़ गया, ये क्या है? नहीं, ये दरामद किया गया जी, कम दरामद जी। आज सूरत हाल ये है इस वक्त जबकि हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 9 अरब डॉलर के स्टेट बैंक के पास रह गए हैं ज़र मुबादला के ज़खायर। अच्छा, ये 9 अरब डॉलर कल रात को 11 बजे तक थे। आज क्या हुआ है, क्योंकि जो इंपोर्ट करते हैं लोग वो रश करते हैं, जब स्टेट बैंक के पास पैसे कम हो जाएं, रात को लोगों को इत्तला मिली है कि 9 अरब डॉलर रह गए। अब उन्होंने जो इंपोर्ट करना है लोगों ने, और उनके लिए ज़रूरी है मशीनरी, उनके लिए ज़रूरी है इंटरमीडियरीज, खाम माल, तो वो क्या करेंगे, रश करेंगे ना। तो ये 9 अरब कहीं 4 अरब डॉलर कल तक ना हो जाए, ये ख़तरा है। अच्छा, अब देखें कि जिन लोगों ने सुस्ती दिखाई पिछले साल, पूरे साल, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कम मशीनरी और कम खाम माल इंपोर्ट किया गुज़श्ता साल के मुकाबले में। गुज़श्ता साल के मुकाबले में उन्होंने 16 अरब डॉलर की कम मशीनरी, कम इंटरमीडियरीज, कम खाम माल किया। इसका मतलब है कि अब ये साल जो है सनती तरक्की का साल नहीं है। पीटीआई की हुकूमत आते ही सबसे पहली बुरी खबर उनके लिए ये है कि उनका ये साल सनती तरक्की का साल नहीं है। इसका मतलब क्या है, मुलाजमतें कम और रेवेन्यू भी कम मिलेगा। कल हमने एक स्टोरी की थी कि इन्होंने फ्रॉड के जरिए पिछले 5 साल रेवेन्यू इकट्ठा किया, एडवांस टैक्स लेकर और रिफंड रोककर। अब जो ये सनती हाल है, ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ भट्टी साहब कि एकदम 16 अरब रुपए का स्लैश आ गया हो सनती खाम माल, इंटरमीडियरीज का और मशीनरी का। अच्छा, ये याद रखें कि अगर ये बिजली के लिए जो मशीनरी दरामद की जा रही थी नून लीग दौर में, अगर वो दरामद होती रहती, क्योंकि अब तो बंद हो गई ना, तो अब आपका जो इंपोर्ट है सनती वो कम दिखाई देगा पहले के मुकाबले में। लिहाजा हुकूमत, ये वाली हुकूमत, ये दावा भी नहीं कर सकती कि हमारी इतनी इंपोर्ट्स जो हैं वो दर हकीकत सनत के लिए हैं। लिहाजा इस पे एतराज़ मत कीजिए। अब चूंकि वो भी कम हो गई, अब इस मामले को, इसका मुकाबला किस तरह करना है? जो वजारत तिजारत है उनके पास एक प्लान है, वो 5 साला प्लान है। वो बयान करते हुए कल, उसकी एक रिपोर्ट है, ये चल रही है स्क्रीन पर, उसके मुताबिक अब 19 शोबे जो हैं वो मख्तस किए जाएंगे और खलारा जो पड़ा हुआ था पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1990 से, वो पॉलिसी बंद की जा रही है, 28 साला पॉलिसी ख़त्म की जा रही है। वो ये कि इस सूरत हाल को देखते हुए कि हमारी सनतें तरक्की नहीं कर रही, जो कि जाहिर है कि उनके लिए इंपोर्ट ही कम हुई है, जो नहीं कर रही तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि नहीं, 19 शोबे मुंतखब करो, जिसमें से जो रिफाइनरीज का शोबा है वो टॉप पे है कि पाकिस्तान में रिफाइनरी का शोबा जो है उसमें ज़्यादा फॉरेन बल्क में पैसा आने की उम्मीद है। उनको फैसिलिटेट करें, बैंकिंग को फैसिलिटेट करें, दूसरे जो ऐसे इंजीनियरिंग गुड्स हैं उनको फैसिलिटेट करें। अब ये 3 टॉप पे हैं और ये बेहतरीन शोबे हैं, लेकिन अभी पूरी लिस्ट सामने नहीं आई। पूरी लिस्ट सामने आएगी तो आपने जो स्टोरी की थी परसों चौथ कि पाकिस्तान में जो गोश्त की इंडस्ट्री है, जो लाइफ स्टॉक की, उसको तरक्की दी जा रही है कि नहीं? अगर उसको नहीं दी जा रही, अगर डेयरी को नहीं दी जा रही, अगर माइनिंग के लिए नहीं दी जा रही, तो इसका मतलब है कि काम फिर भी खराब रहेगा। अब इस हुकूमत ने 5 साला नया मंसूबा तो आ रहा है और वो तकरीबन अगले महीने काबीना से और ECC से और दीगर अदारों से मंजूर करा लिया जाएगा। ये मुल्क आज एक बहुत बड़े क्राइसिस में है। ये इंडिकेटर्स हैं कि इस मुल्क में डॉलर का क्राइसिस भी आ गया है, इस मुल्क में सनत का क्राइसिस भी आ गया है, इस मुल्क में मजदूरों का क्राइसिस, मजदूरी का क्राइसिस भी आ गया, एम्प्लॉयमेंट का, और इस मुल्क में महसूलात का क्राइसिस भी आ गया। इस सूरत हाल में अब एक क्रैश प्लान चाहिए अगले 1 हफ्ते में। वो क्रैश प्लान का अभी मुझे नजर नहीं आ रहा क्या होगा, लेकिन एक और प्लान आपको आने चंद दिनों में नजर आने वाला है। आपने 2 जिन मसाइल, बड़े मसाइल की निशानदेही की, ज़र मुबादला के ज़खायर और उसके बाद 1 साल बहुत मुश्किल तरीन है। गुज़श्ता रोज़ IMF का वफद यहाँ पर पहुँच चुका है, उनके साथ मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है, रिव्यू प्रोसेस का सिलसिला जारी है। इस मीटिंग के अंदर एक हमारे सोर्स भी मौजूद थे,
उन्होंने कहा है कि पहले रोज ही IMF की इस टीम के सामने उनकी 4 शराइत जो इंप्लीमेंट की जा चुकी हैं उनके सामने रख दी गई हैं, जो ऑब्जेक्टिव होता है बेल आउट पैकेज हासिल करने का। क्या थी? गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है, IMF की शर्त थी, पूरी हो चुकी। बिजली की कीमतों में इजाफे का मामला है, अगले हफ्ते तक वो पूरा होने वाला है। टैक्सों में इजाफा करना था, ये कर चुके हैं। और उसके साथ साथ जो बजट खसारा था उसको कम करने के लिए इन्होंने PSDP कट किया, बाकी जगहों के पर कट लगाए। तो उनकी 4 बुनियादी शराइत बेल आउट पैकेज का हासिल करने के लिए ये पूरी कर रहे हैं। असद उमर साहब आइंदा एक हफ्ते के दौरान इन मामलात को समेटेंगे। IMF के पास से जा रहे हैं। IMF से बेल आउट हासिल किए बगैर असद उमर साहब के पास भी कोई इस वक्त काबिल अमल ऑप्शन नहीं है। जब कल ये आए तो मैंने खबर दी हेडक्वार्टर लाहौर को कि IMF वाले लोग जो हैं वो मुज़ाकरात शुरू कर चुके हैं। उस खबर को मैंने दिखाया एक सोर्स को कि ये मैं खबर ठीक लिख रहा हूँ, ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा हो रहा है लेकिन आधी खबर आपको नहीं मालूम। मैंने कहा वो बताएं। उन्होंने कहा कि दर हकीकत ये जो अब बातचीत चल रही है इसके बदले में 3 काम होंगे। गैस कम से कम 4-5 रुपए महंगी होगी, और पेट्रोल और पेट्रोलियम गुड्स ये 4-5 रुपए महंगी हो जाएंगी। बिजली 4-6 रुपए, और ये इस साल के दौरान होगी, ये महंगी हो जाएंगी। यानी कि उस बेल आउट पैकेज की कीमत इस साल हमें बहुत भारी अदा करनी पड़ेगी। लेकिन वो बेल आउट पैकेज एक्सपोर्ट्स के लिए भी जरूरी है, इंपोर्ट्स के लिए भी जरूरी है, क्योंकि 9 अरब डॉलर पे अब पाकिस्तान गुजारा नहीं कर सकता। ठीक है, वो पाकिस्तान की अवाम को इसके लिए तैयार रहना होगा। और दूसरा, कम से कम मिनी बजट के बाद ये बातें हो रही थी कि IMF के पास पाकिस्तान जाने वाला है, अब ये मामलात सारे क्लियर हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक सईद अवान साहब, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ही रोज़नामा 92 न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं। मलिक साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पिछले 5 सालों में इसकी कारकर्दगी 387 अरब रुपए रिकवरी हुई है इनके अहकामात पर। ये 5 सालों में कितने बड़े केसेस हैं जिनको लेके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अहकामात दिए, और कारकर्दगी का अगर तकाबुल करें उससे उन पिछले 5 सालों के साथ जो उससे पहले थे तो कैसी रही? बादशाह, PSC ने पिछले 5 सालों के दौरान जो ये 387 अरब की रिकवरी तो की है। इसमें जो मेन चीज़ है, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि PSC ने अपने आखिरी साल में 159 अरब रुपए की रिकवरी की है, सिर्फ आखिरी साल के दौरान। और पिछली दौरे हुकूमत के 2011 से लेकर 2018 तक अभी तक 16,363 ऑडिट एतराज़ात ज़ेर अल्तवा हैं। PSC में जो सबसे मेन चीज़ इंकशाफ हुआ वो ये था कि सिर्फ FBR के 5 ट्रिलियन के केसेस अदालतों में ज़ेर अल्तवा हैं। और इस हवाले से इन्होंने एक अपनी तरफ से मशावरत भी की, कानूनदानों को भी बुलाया, लेकिन और आखिर में ये किया कि चीफ जस्टिस को ख़त लिखना पड़ा कि आप इन केसेस के फ़ैसले दे दें। अब ये जो केसेस थे इनके फ़ैसले तो अब अदालतों ने देने हैं। प्रॉब्लम यही आ रही है कि जब भी किसी का कोई केस आता है तो वो स्टे ऑर्डर लेके वहाँ पे पैसे स्टक हो जाते हैं। इतनी बड़ी रकम है कि हुकाम ने वहाँ पे ये भी बताया कि अगर हमें इनमें से आधे केसेस के भी फ़ैसले हो जाएं तो हमें गैर मुल्की कर्जे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछले दौर में इतनी ज़्यादा रिकवरी कभी भी नहीं हुई। चोरी निसार के दौर में PSC बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई और उसे अहमियत मिली। उसके बाद फिर ये दौर था इनका। चोरी निसार साहब भी पूरे 5 साल नहीं कर सके थे, उन्होंने आखिर में आगे छोड़ दी, जिसके बाद वो नदीम अफजल चांद साहब जो हैं वो PSC के चेयरमैन बने। उन्होंने भी बहुत सारे मामलात उठाए जो अभी गवर्नमेंट VIP और गाड़ियों के मामलात का कर रहे हैं, ये पहले PSC ने उठा चुके हैं और इस पर अपनी रिकमेंडेशन वो दे चुकी है। बाकायदा जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी मुतारफ़ करवाई थी उस पॉलिसी के हवाले से भी PSC ने अपनी रिकमेंडेशन तैयार की थी। इसके अलावा PSC बेसिकली जो 10% ऑडिट होता है पूरे साल के जो अखराजात का, उस 10% ऑडिट में से जो मामलात अदारे खुद नहीं तय कर पाते वो मामलात सारे PSC में जाते हैं। PSC फिर उन पे देख के डायरेक्शन जारी करती है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो नैब में भेजे गए। अब आपको ये भी बता दूं कि PSC ने पिछले अपने 5 साल के दौरान IPPs को अदाइयों का मामला भी उठाया, इस हवाले से भी अपोजिशन का था। उसके बाद उन्होंने पानामा का मामला भी उठाया। उसके अलावा तेल चोरी का एक बड़ा अहम इशू था जो कि सबसे पहले PSC ने उठाया कि मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं वो तेल तो निकाल रही हैं लेकिन वो क्लियर नहीं बता रही थी कि हमारा कितना है। अब जो है उन्होंने बताया कि हमारा जो इतना तेल जो ज़्यादा निकलता था लेकिन वो कम बताते थे। जी
अच्छा सईद साहब, ये टाइम कितना होता है? क्योंकि अब देखें पीएसी में इससे पहले जो सिलसिला रहा, पिछला दौर मुस्लिम लीग नून का था और अब मुस्लिम लीग नून के ही शहबाज शरीफ पीएसी के चेयरमैन होंगे, ऑपोजिशन लीडर होंगे। वो उनके दौर के सारे जो सिलसिले हैं, जितने ऑडिट्स हैं, जितनी रिपोर्ट्स हैं, वो उन्हीं के सामने आएंगी। वो कैसे अपना एहतसाब खुद ही कर पाएंगे? अब ऐसा साबिक़ा दौर में ये रवायत रही है कि जब भी पीएसी के दौरान जिस रिलेटेड ऑडिट एतराज़ात आते हैं वो कमेटी से उठ के चले जाते हैं और जो दीगर मेंबर अपोजिशन से उसको सदारत देते हैं। अब खुर्शीद शाह जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ारत मज़हबी अमूर के वज़ीर थे, वज़ारत मज़हबी अमूर के वज़ीर थे, और जब भी वज़ारत मज़हबी अमूर से मुतल्लिक़ ऑडिट एतराज़ात आए हैं वो उठ के बाहर चले गए हैं। उन्होंने किसी और मेंबर को उसकी सदारत दे दी कि आप देखिए मेरा यहाँ पे बैठना जो है वो ठीक। अच्छा, ये अखलाकी है या कानूनी है? अखलाकी है, कानूनी। लेकिन मलिक साहब आप जिस शख्सियत की जानिब आप निशानदही कर रहे हैं, उसी शख्सियत से मुतल्लिक़ ये खबरें भी आई कि ऑडिट हुकाम पैराज लेकर एक रोज कब उन्हीं शख्सियत के घर का दौरा किया करती थी, उनके सामने रखा करती थी। ऑडिट पैरा उन्होंने पहले तय कर लिया, डायरेक्शन दे दी, पीएसी मीटिंग के इजलास के दौरान उठकर चले गए। तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं है ऑडिट पैराज को निपटाने का। इस वक्त जो सिचुएशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पीएसी की चेयरमैनशिप किसी सूरत अपोजिशन को देने को तैयार दिखाई नहीं देती, अपोजिशन लीडर को स्पेशली। क्या देखते हैं कि अल्टीमेटली इस मरतबा रवायत से हटकर कोई गैर रवायती काम होगा? ये माजी की रवायत के मुताबिक ही मामलात को टेकअप किया जाएगा और आंख मचोली जारी रहेगी ऑडिट पैराज के हवाले से? बिल्कुल, आपने बड़ी साहब बिल्कुल बड़े अच्छी बात की है। अभी तक ये मामला जो है वो वाज़ेह क्लियर नहीं हुआ। हालांकि अपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं, खुर्शीद शाह साहब का भी बयान आ चुका है कि कमेटी की जो सदारत ये खुद करेंगे शहबाज शरीफ का। तो इस हवाले से मैंने हुकूमती ज़राए से बात की, उन्होंने कहा जी कि अखलाकी तौर पर ये जा रहा है, हम अपोजिशन को मौका नहीं देना चाहते कि कल अपोजिशन किसी बात में हमारी तरफ अंगली उठा सके, क्योंकि ये एक रवायत रही है, हम इस रवायत को जारी रखेंगे। और आपको बता दूं कि जब कमेटीज़ के हवाले से इजलास हुआ स्पीकर की ज़ेर सदारत, उसमें बाकायदा तौर पर अपोजिशन को पीएसी की सदारत ऑफ़र कर दी गई। वहाँ पे ये भी बता दूँ, ज़राए ने ये बताया था कि पीएसी की सदारत के वक्त अपोजिशन की जानब से दीगर नाम दिए गए थे, जिसमें यार सादिक साहब का भी नाम था, लेकिन माजी में ये रवायत कभी भी नहीं रही कि अपोजिशन लीडर के अलावा उनका कोई नुमाइंदा जो है वो ये चीज़ उठाए या सदारत कर सके। जहाँ तक आप दूसरी बात कर रहे थे कि मामला असल में ऑडिट के मामला होते हैं टेक्निकल, वो हर दौर में रहा है कि कुछ उन्होंने अपनी तरफ से ईमानदार अफसरों को रखा होता है, उनसे ब्रीफिंग ली जाती है ताकि चीज़ों को कल बड़े अच्छे तरीके से चलाया जा सके पीएसी में। लेकिन उसके अलावा भी चीज़ें होती होंगी, उस हवाले से हम कह नहीं सकते। ठीक, बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम मामला, अपने प्रोग्राम में बारहा इसका तज़किरा किया, वर्कर्स वेलफेयर फंड्स, इसमें करप्शन की निशानदेही हमने अपने प्रोग्राम में की। बिलाखिर मुलव्वस लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन भट्टी साहब अलमिया ये कि वही तकिया हवा देता रहा जिस पे हमारा सरहाना था, वही मतलब वो लोग जो आपस में मौजूद थे वहाँ, और उन्हीं में से वो मिले हुए थे करप्शन करने वालों के साथ। फैसल, ये वर्कर्स वेलफेयर फंड, ये वो वर्कर वेलफेयर फंड बोर्ड, ये वो इदारा है जो पाकिस्तान भर के मजदूरों और उनके बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए कायम किया गया। और बदकिस्मती के साथ इस फंड्स के अंदर अरबों रुपए की रकम मौजूद है, लेकिन सालों से ये प्रैक्टिस रही है कि मुल्क भर के अंदर सूबाई हुकूमतों के अफसरान हो या फेडरल गवर्नमेंट के, सब लोग अप्रोच करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, डेपुटेशन के ऊपर अपने आप को वर्कर्स वेलफेयर फंड में अपॉइंट करवाते हैं, और उसके बाद अरबों रुपए के फंड के साथ खुर्द बुर्द की जाती है, गलत इस्तेमाल किया जाता है। होती साहब ने भी मुतअद्दिद मरतबा इस मामले को उठाया। बड़ी दिलखराश यहाँ पर कुछ वाक़यात ऐसे सामने आए हैं कि किस तरीके के साथ वो इदारा जिसने मजदूरों की फलाह के लिए काम करना है, वहाँ पर बैठ के अफसरान किस तरीके से मजदूरों के हक पर डाका डालते हैं। मैंने भी 4 से 5 बार तो स्टोरीज की, और उसके अंदर बाज़ मामलात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई जो इस इदारे के अंदर अरबों रुपए के फंड्स के ऊपर नजर रखे अपने आप को यहाँ पर खिलाफ कानून डेपुटेशन पर लेके आते हैं, और फिर उन्होंने अपने आप को मर्ज करवाया, और फिर उन्हें अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, और उसके साथ साथ अपने अजीज़ो अकारिब को और अपने दोस्तों को उनके मुख्तलिफ मंसूबों को नवाजा। खैबर
पख्तूनख्वा के अंदर नैब तहकीकात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर तहकीकात कर रहे हैं, और नैब रावलपिंडी ने अब एक बड़े मामले के ऊपर इनका हाथ डाला है। और 53 करोड़ रुपए की करप्शन का मामला था वर्कर्स वेलफेयर फंड के अंदर, जिसके अंदर मामला यह था कि 4 रुकनी एक कमेटी कायम की गई थी जिन्होंने वर्कर्स वेलफेयर फंड के पैसों के जरिए इस्लामाबाद में एक मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हॉस्पिटल तामीर होना था, उसके लिए अराजी खरीदी जानी थी, टेंडर किए गए, होती साहब सिंगल बिड मौसूल हुई। इस कमेटी ने ड्यू डिलिजेंस किए बगैर उस सिंगल बिड को एंटरटेन किया, ना सिर्फ एंटरटेन किया बल्कि फी कनाल अराजी की जो कीमत अप्रूव की वो उन्होंने 37 लाख रुपए की, और 150 कनाल अराजी खरीदनी थी, मार्केट से बहुत महंगी इन्होंने अराजी खरीदी, और जिसके नतीजे में मजमूई तौर के ऊपर 53 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। नैब रावलपिंडी ने तहकीकात मुकम्मल की। तहकीकात मुकम्मल करने के बाद साबिक डायरेक्टर जनरल जाहिद रशीद, डायरेक्टर अफजल हमीद, उसके साथ साथ इस कमेटी के अंदर मजदूरों की यूनियन का एक नुमाइंदा भी इस कमेटी में शामिल था जिनका नाम अमानुल्लाह है, और उसके साथ एक एम्प्लॉयज का नुमाइंदा इस कमेटी में शामिल था जिनका नाम आसिम रजा है। इन 2 अफसरान और 2 नुमाइंदों को नैब रावलपिंडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बात के ऊपर गिरफ्तार किया गया है कि आपने मजदूरों के फंड की रकम जो आपने उनके फलाह बहबूद के नाम के ऊपर एक हॉस्पिटल कायम करने जा रहे थे उसको आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। सिंगल बिड को आप ओपन नहीं कर सकते थे, जब आपने ओपन किया उसकी ड्यू डिलीजेंस आपने नहीं की। 37 कनाल इंतहाई महंगे दाम के ऊपर आपने उसकी प्राइस को अप्रूव किया, जिसके नतीजे में 53 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। ये मामला था जिसका नैब ने इनिशिएटिव लिया। नैब खैबर पख्तूनख्वा भी इनके बहुत से मामला की इंक्वायरी कर रहे हैं। होते सब मामला यहां तक पहुंच चुका है कि मुल्क भर की सनतें जो अपना रजिस्टर्ड हैं वो अपने सालाना मुनाफे का 5% इस वर्कर वेलफेयर फंड में जमा करवाती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि पाकिस्तान के मुल्क भर के अंदर मेहनत कश और जो अपने खून पसीना एक करते हैं मुख्तलिफ मनसूबों की तमीर के हवाले से मुख्तलिफ सनतों के अंदर काम करते हुए उनके बच्चों को तालीम भी मिल सके और उन्हें इलाज मुआवजे के सहूलियात मिल सके। उनके बच्चों को किताबें नहीं मिलती, लेकिन यहां पर करोड़ों रुपए का इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है कि अब नैब सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। नैब ने जो मामला उठाना है ना, तो नैब को अब टेक्निकल होना पड़ेगा। इसमें 4 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, फेडरेशन, प्रोविंसेस, बोर्ड खुद और FBR। ये चारों की लोगों को इस पे बैठना पड़ेगा, 10-15 दिन में एक मसला हल करना पड़ेगा। वो मसला क्या है कि जब ये कोई चीज खरीदते हैं उसमें करप्शन करते हैं, उसको रोकने के लिए मैकेनिज्म क्या है? वो मैकेनिज्म इनबिल्ट होना चाहिए। गरीबों को, यतीमों के पैसे हैं, आपने उसके लिए खुली छूट दे रखी है। नैब को अब टेक्निकल होना पड़ेगा और ये सारे स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ेगी। सब आपने FBR का तस्करा कर दिया। अभी मिनी बजट में गाड़ियों पे 10% ड्यूटी बढ़ा दी गई और अब मजीद गाड़ियां महंगी होने का खदशा है। इससे मुतालिक क्या तफसीलात हैं और किस तनासुब से ये कीमतें बढ़ेंगी? ये खदशा मैंने एहतियातन लिखा है। मुझे यकीन है कि गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाएंगी। उसकी वजह क्या है? आप तकरीबन कोई 25-30 साल से इस इंडस्ट्री को पाल रहे हैं जो कि पाकिस्तान में कारें बनाती है। वो किट इंपोर्ट करती है और वो उस पर भी कम टैक्स है, उनको मज़ीद भी टैक्सेशन की छूट है, जिसको वो कहते हैं कि डिलीशन प्रोग्राम। वो डिलीशन प्रोग्राम के तहत उन्होंने अब तक पाकिस्तान की मोटर साजी की सनत को जो तरक्की दी है वो अब तक 50% है, कहीं 40% है, कहीं 30% है, कहीं 70% है, कहीं 60% है। ये 100% पे जानी चाहिए थी। उससे पाकिस्तान में जो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने बढ़ना था, वो भी नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या काम शुरू कर दिया है कि इन्होंने जो भी हुकूमत नहीं आती है उसके साथ मिल मिलाप करके वो कोशिश करते हैं कि बाहर से जो गाड़ियां आ रही हैं उन पे टैक्स बढ़ा दिया जाए। क्यों? ताकि वो गाड़ियां महंगी हो जाएं। अब हुआ क्या है, अब जो 10% FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है इसमें, तो अपोजिशन ने उनको वार्न किया है कि भाई अब आपने ये नज़र भी रखनी है कि वो महंगी हो गई हैं, तो इनको अगर मार्जिन इसमें मिल गया कि ये सस्ती रहेंगी तो मार्जिन कितना होगा पहले ये बताएं। हुकूमत ने कोई वर्किंग नहीं की इस पर। ये जो 10% बढ़ा दी है, अभी तक हुकूमत ने इस पर वर्किंग नहीं की कि इनको कितना कुशन मिल गया, इसको कुशन कहते हैं या स्पेस कहते हैं। तो अब मुझे खतरा है कि कम से कम 2% से लेकर 5% तक ये बढ़ जाएंगी। और फीसदी का मतलब आप समझते हैं, ये 15 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए तक की गाड़ी की मैं बात कर रहा हूं। इसमें महंगाई होगी और इस महंगाई को रोकने के लिए अब वर्किंग इनको करनी चाहिए कि ये महंगाई ना कर सके। इनको ना सब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब, सोहेल इकबाल भट्टी साहब, आपका आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।